देश में जा जाकर उन्होंने गुजरात मॉडल का ढिंढोरा पीटा। लोगों को पता ही नहीं था जो गुजरात मॉडल है वो नफरत से भरा गुजरात मॉडल है। जो गुजरात मॉडल है वो मुसलमानों का खून चूसने वाला मॉडल है। जो गुजरात मॉडल है वो दलितों का खून चूसने वाला गुजरात मॉडल है। जो गुजरात मॉडल है वो आदिवासियों का खून चूसने वाला मॉडल है। जो गुजरात मॉडल है वो गरीबों का खून चूसने वाला गुजरात मॉडल है। इसके बारे में लोगों को अब जो है वो जब 10 साल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर रहे तब अब लोगों को थोड़ा सा समझ में आने लगा है कि हो ये क्या हो रहा है। यानी इस तरह का निजाम बनाया गया है कि हिंदू भाई अपना आशियाना, हर इंसान का ख्वाब होता है कि उसका खुद का अपना आशियाना हो। तो जो हिंदू होते हैं उनके लिए अपना आशियाना खरीदना बहुत आसान है। मुसलमानों के लिए आशियाना खरीदना भी आसान नहीं है और मुसलमानों के लिए अपना आशियाना बनाना भी आसान नहीं है। इस तरह का निजाम जो है गुजरात मॉडल बनाया गया है। आपका दोहरा चरित्र यहां पर नजर आता है सरकार का कि आप कश्मीर से 370 हटाकर ये कहते हैं कि भाई वहां पर कश्मीर, और वाकई में कश्मीर इस देश का अभिन्न अंग है, तो आप ये कहते हैं कि वहां पर हर कोई मकान खरीद सकता है। नरेश, मुकेश, अब्दुल, जाफर, जो भी हो जाकर मकान खरीद सकता है वहां। लेकिन आप ये गुजरात पर ध्यान नहीं देते हैं। गुजरात में जो कानून है डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट, यहां पर कोई हिंदू और मुसलमान एक दूसरे का मकान न खरीद सकते हैं न बेच सकते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। भारतीय जनता पार्टी का गुजरात मॉडल, अब वो गुजरात मॉडल और फल फूलता नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में सेंट्रल सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ गई है। किस तरह से आई है, किस जुगाड़ से आई है, क्या कुछ है, वो तो सब आपके सामने है। अभी तक बहुत कुछ जवाब देने हैं। अगर इलेक्शन कमीशन सही से काम करता तो शायद ये इलेक्शन का रिजल्ट इस तरह से अनाउंस ना होता, ना इस तरह से सरकार बनती, लेकिन फिर भी ये एक हकीकत है कि सरकार बन चुकी है। इसी दरमियान एक खबर आई है गुजरात से, वडोदरा से, मोदी जी और अमित शाह के राज्य से, कि वहां एक मुस्लिम खातून को जो सरकारी नौकरी में है, उनको एक हाउसिंग सोसाइटी में मकान अलॉट हुआ था 2017 में। वो अब तक भी उस मकान में नहीं रह सक रही और उनके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। अब बड़े बड़े अखबारों में वो खबर हमारे आपके सामने आई है। लेकिन इसके पीछे और क्या क्या हो रहा है गुजरात में? मुसलमान क्या आसानी से प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? क्या ये फैमिलीज जब बढ़ती हैं तो उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए उन्हें उन्हीं पुराने मकानों में कमरे छोटे से छोटे करते हुए वहीं रहना पड़ रहा है? यानी वो जो घेटो का जो निजाम है, जो घेटो जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, वो घेटो की कल्चर और ज्यादा मजबूरन बढ़ती जा रही है। कैसे हालात हैं, ये सब समझने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं अहमदाबाद से सीनियर जर्नलिस्ट सहल कुरैशी साहब, जो देश लाइव यूट्यूब चैनल चलाते हैं। आप लोग उनके चैनल को भी जरूर देखें, सब्सक्राइब करें। बहुत ही अच्छी खबरें करते हैं, खोजी पत्रकारिता खास तौर पर, और बहुत ही बेबाक होकर के अपनी बात रखते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। सहल कुरैशी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि क्या कुछ है अब? दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट फिर से बीजेपी के हाथ में आ गई। आप गुजरात में तकरीबन 25 साल से बीजेपी की सरकार में रह रहे हैं। हम लोग तो अभी तीसरे टर्म में ही शायद बहुत ही घुटन महसूस कर रहे हैं। हालांकि इस बार चूंकि नंबर कम आया है तो शायद उतनी घुटन बर्दाश्त ना करनी पड़े, लेकिन उम्मीद के खिलाफ फिर से सरकार बन गई है बीजेपी की। आपका क्या हाल है? 25 साल हो गए बीजेपी की सरकार में, और क्या कुछ है वहां जो कुछ आप बता सकते हैं? ये जो एक बड़े अखबारों में खबर आई वडोदरा की, उसकी क्या सच्चाई है? और गुजरात में मुसलमानों की जिंदगी कैसी है, क्या कुछ है? जी, मोहम्मद अहमद काज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्लेटफॉर्म पर मुझे बोलने का मौका दिया। और आप मुबारकबाद के काबिल इसलिए भी हैं कि गोदी मीडिया के इस दौर में मेन स्ट्रीम मीडिया
उन खबरों को छूना भी नहीं चाहता है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गृह राज्य गुजरात से आती हो और जो खबरें लोगों की आंखें खोलने वाली हो। आपने जिस बात का जिक्र किया कि एक मुस्लिम खातून है, मुख्यमंत्री आवास योजना में 2017 में उनको एक फ्लैट अलॉट हुआ था, लेकिन आज 6-7 साल गुजरने के बाद भी वो मुस्लिम महिला वहां पर रहने नहीं जा पाई। क्या मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं ये खबरें आपने देखी, किसी ने बढ़ चढ़कर उठाया हो, या क्या किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से या गुजरात के मुख्यमंत्री से इसको लेकर सवाल किया है? हालत तो यह है कि कुछ यूट्यूबर्स ही हैं, जो पत्रकार हैं, वो उन्होंने कुछ अधिकारियों से कोशिश भी की बात करने की गुजरात में, लेकिन अधिकारी इससे बचते हुए नजर आते हैं, इस मामले पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। और आप मुबारकबाद के काबिल इसलिए भी हैं काज़मी साहब, क्योंकि इससे पहले मुझे याद है आप ही के चैनल पर हमने एक प्रोग्राम किया था। गुजरात का एक कानून है डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट, इसे अशांत धारा नाम दिया गया है। उस कानून को लेकर आपके चैनल पर काफी तफसील से बातचीत हुई थी, हमने इस पर एक प्रोग्राम किया था। और हैरानी की बात तो यह है कि इस देश के अंदर जो पढ़ा लिखा तबका है गुजरात के बाहर के दूसरे राज्यों का, उसे नहीं पता कि गुजरात में इतना खतरनाक एक कानून है। अब इसमें बीजेपी और मोदी शाह ये कहकर बचना चाहते हैं कि भाई ये कानून तो कांग्रेस लेकर आई थी। तो भाई 370 भी तो कांग्रेस लेकर आई थी ना, कैसे हटा दिया आपने? आपका दोहरा चरित्र यहां पर नजर आता है सरकार का, कि आप कश्मीर से 370 हटाकर ये कहते हैं कि भाई वहां पर कश्मीर, और वाकई में कश्मीर इस देश का अभिन्न अंग है, तो आप ये कहते हैं कि वहां पर हर कोई मकान खरीद सकता है, नरेश, मुकेश, अब्दुल, जाफर, जो भी हो जाकर मकान खरीद सकता है वहां। लेकिन आप ये गुजरात पर ध्यान नहीं देते हैं। गुजरात में जो कानून है डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट, यहां पर कोई हिंदू और मुसलमान एक दूसरे का मकान न खरीद सकते हैं न बेच सकते हैं। ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का मामला हुआ। अब तो मामला यह है कि सरकारी जो आवास योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जिस मुस्लिम महिला को मकान दिया गया, उस सोसाइटी के अंदर 463 फ्लैट्स थे। 462 फ्लैट्स हिंदुओं को दिए गए, एक फ्लैट एक मुस्लिम महिला को दिया गया। अब यहां पर सिर्फ सवाल यही नहीं है कि वो मुस्लिम महिला वहां पर रह नहीं पा रही है, हिंदू उसका विरोध कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि 463 में से सिर्फ एक मकान मुसलमान को दिया गया इस गुजरात मॉडल के अंदर। यह हकीकत है इस गुजरात मॉडल की। 2013-14 में जब नरेंद्र मोदी ने, जब उन्हें बीजेपी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, तो पूरे देश में जा जाकर उन्होंने गुजरात मॉडल का ढिंढोरा पीटा। लोगों को पता ही नहीं था जो गुजरात मॉडल है वो नफरत से भरा गुजरात मॉडल है। जो गुजरात मॉडल है वो मुसलमानों का खून चूसने वाला मॉडल है। जो गुजरात मॉडल है वो दलितों का खून चूसने वाला गुजरात मॉडल है। जो गुजरात मॉडल है वो आदिवासियों का खून चूसने वाला मॉडल है। जो गुजरात मॉडल है वो गरीबों का खून चूसने वाला गुजरात मॉडल है। इसके बारे में लोगों को अब जो है, वो जब 10 साल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर रहे, तब अब लोगों को थोड़ा सा समझ में आने लगा है कि ओहो ये क्या हो रहा है। गुजरात के अंदर जिस सोसाइटी की बात चल रही है, वडोदरा के अंदर, सूरत के अंदर भी इस तरह के मामले हुए। अब ये जो मामला है, महिला का मामला, 2017 में इस महिला को मकान अलॉट होता है, फ्लैट अलॉट होता है। 2020 के अंदर सोसाइटी के हिंदुओं ने मिलकर प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया, और मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा जिसमें बाकायदा ये लिखा गया कि जो मुस्लिम महिला को यहां पर मकान दिया है, ये सोसाइटी के हिंदुओं के लिए संभावित खतरा है। एक मुस्लिम महिला को आप खतरा बता रहे हैं, संभावित खतरा बता रहे हैं, जबकि वो सिर्फ अपने एक बेटे और अपने माँ बाप के साथ में रहती है वो, और उसको आप संभावित खतरा बता रहे हैं। ये गुजरात मॉडल है असल में। दूसरा, अभी 2 दिन से सुर्खियों में एक और बात चल रही है काज़मी साहब, यूसुफ पठान और इरफान पठान किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। भारतीय क्रिकेट टीम में बड़ी बेहतरीन गेंदबाजी और ऑलराउंडर रहे हैं दोनों भाई। काफी मैच हमारे देश के लिए, भारत के लिए खेलकर भारतीय क्रिकेट टीम को जिताया है इन्होंने। तो जब तक ये दूर थे राजनीति से, तब तक किसी को कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही यूसुफ पठान बंगाल जाकर टीएमसी से लोकसभा के सांसद बन जाते हैं, बीजेपी का एक काउंसिलर अहमदाबाद वडोदरा से खड़ा होता है, वो यूसुफ पठान के घर को लेकर, उनकी प्रॉपर्टी को लेकर एक कंप्लेन करता है, और उसके बाद में वीएमसी, वडोदरा म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन की तरफ से यूसुफ पठान को नोटिस दिया जाता है
कि 2 हफ्ते के अंदर आप उस जमीन पर किया हुआ अतिक्रमण हटा ले, वरना हम बुलडोजर से आके तोड़ देंगे। तो अब तक आपको याद नहीं आ रहा था एक भारतीय क्रिकेटर के साथ में इस तरह की हरकत। अब यहां पर सवाल, कुछ लोग ये कहते हैं कि सहल भाई आप तो हर चीज में नरेंद्र मोदी को घसीट लेते हो। अरे भाई, उन्होंने अपना रोड ऐसा ही बनाया है, उन्होंने सारे रास्ते ऐसे बनाए कि जो उनकी तरफ ही आते हैं सारे के सारे रास्ते। यूसुफ पठान ने इस प्रॉपर्टी के लिए अपील की थी सरकार से, वडोदरा म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन से अपील की थी और मांग रखी थी कि भाई जो भी रेट सरकार और म्यूनिसिपैलिटी तय करती है, मैं उस कीमत पर यह प्लॉट खरीदने के लिए तैयार हूं। वडोदरा म्यूनिसिपैलिटी ने 2012 में इस बात को हां कर दिया कि हाँ ठीक है, हम ये प्लॉट आपको देने के लिए तैयार हैं, हामी भर दी उसमें। और उसके बाद में वो फाइल पहुंचती है मुख्यमंत्री के वहां पर। 2012 में मुख्यमंत्री वही थे जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी साहब। 2012 में नरेंद्र मोदी ने यूसुफ पठान की उस फाइल को रिजेक्ट कर दिया और मना कर दिया कि ये आपको नहीं दी जाएगी ये प्रॉपर्टी। जबकि यही नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए कई सारे साधु संतों को गुजरात की जमीन औने पौने दांव में ऐसे ही दे दी कि आप यहां पर जाइए, अपने धर्म स्थल बनाइए, आप यहां पर जाइए, अपने आश्रम बनाइए। आश्रम बनाने के लिए आपने जमीन दी, आज वही आशाराम देखिए आज जेलों में सड़ रहा है वो। तो ये जो चीजें हैं, ये गुजरात मॉडल पर कई सवाल खड़े करने वाली चीजें हैं। और जो मैं बता रहा था कि डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट, ये एक्ट की बात अलग होती है, जब सरकारी आवास योजनाओं के अंदर ये तमाम चीजें हो रही हो तो ये सवाल उठते हैं। 2020 में हिंदुओं ने उस सोसाइटी के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, संभावित खतरा बताया। पुलिस आती है सोसाइटी के अंदर, पुलिस सबके बयान दर्ज करती है, पुलिस इस महिला का बयान भी दर्ज करती है, लेकिन उसके बाद में इस मामले को दबा दिया जाता है। किसी को नहीं पता उसके बाद में क्या हुआ, वो महिला वहां पर रहने नहीं जा सकी। अचानक 9 जून को दोबारा उस सोसाइटी के लोगों ने फिर से प्रदर्शन किया और विरोध किया, ये मुस्लिम महिला यहां पर नहीं चाहिए। तो ये जो गुजरात मॉडल है, ये डेवलप किसने किया? ये डेवलप नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी की ही देन है कि गुजरात के अंदर, जिसे आरएसएस की प्रयोगशाला कहा जाता था, वो प्रयोगशाला इसीलिए कहा गया कि 2013-14 में इसी गुजरात मॉडल को प्रयोगशाला बनाकर पूरे देश में बताया गया कि देखिए ये हमारा गुजरात मॉडल है। और मुझे याद है कुछ विपक्षी नेताओं ने, खासकर मुस्लिम नेताओं ने, ये सवाल उठाए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान देते हैं, काजमी साहब मैं चैलेंज देता हूं कि जो आरटीआई एक्टिविस्ट है उनको आरटीआई मांगनी चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के काल में जितने मकान मुख्यमंत्री के तौर पर दिए और प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने जितने मकान दिए, अगर मानिए अगर 10,000 मकान दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 9,000 मकान हिंदुओं को दिए गए होंगे, सिर्फ 1,000 मकान मुसलमानों को दिए गए होंगे। ये इनका असली गुजरात मॉडल है। डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट, आप कहते हो कश्मीर में सब मकान खरीदें, जमीनें खरीदें, जबकि गुजरात में कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। यहां पर आप मकान खरीदना चाहते हैं, आपका मकान कोई हिंदू खरीद नहीं, बेच नहीं सकता उसका, आप अगर खरीदना चाहते हैं तो। और फिर आपको ये झुंझुना थमाया गया विकास, मोदी जो है विकास पुरुष है, विकास के नाम पर अहमदाबाद को हेरिटेज सिटी का दर्जा दिलाया गया। लोग खुश हो गए, हो अहमदाबाद तो हेरिटेज सिटी बन गया है भाई। लेकिन ये हेरिटेज सिटी के पीछे भी इनका बहुत ही एक नापाक साजिश है इनकी, क्योंकि जो ओल्ड अहमदाबाद जो है, जिसे हेरिटेज सिटी कहा जाता है, अहमदाबाद के मुसलमानों के पास में हेरिटेज सिटी के अलावा और कोई लीगल जगह नहीं है रहने के लिए। मैं हूं आज अहमदाबाद के अंदर रहता हूं, अगर मेरे 5 भाई हैं, मेरी 2 बहनें हैं, मेरा बड़ा परिवार है, मेरा मकान अगर सिर्फ 3 मंजिले का है, अगर मुझे अब मेरे भाई की शादी की, भाई के बच्चे हुए, मैंने शादी की, मेरे बच्चे हुए, अब अगर मुझे मकान ऊपर बनाना है तो मुझे परमिशन नहीं मिलेगी। वो कहेंगे आपके घर के अंदर 100 मीटर के अंदर तो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स आते हैं, इसलिए आपको परमिशन नहीं मिलेगी मकान बनाने की। अब मैं सोचता हूं, चलिए मेरे बगल में एक हिंदू भाई था, देसाई साहब, वो मकान खाली करके चले गए क्योंकि इस इलाके में ज्यादातर मुसलमान रहते हैं। अब देसाई भाई के पास में हम गए जब मकान खरीदने के लिए, तो देसाई साहब के तो हाथ बंधे हुए हैं। क्यों? कि भैया शानदारा है, डिस्टर्ब एरिया एक्ट लागू है, तो देसाई साहब कुरैशी साहब को मकान नहीं बेच सकते हैं, ये यहां का कानून है। और एक और बात, आप गुजरात अहमदाबाद के अलग, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, राजकोट, जितने बड़े बड़े शहर भी हैं, वहां पर आप कलेक्ट्रेट में जाकर अगर आप मांग करें, आप आरटीआई से पूछिए
हर एक कलेक्टर ऑफिस के अंदर जो अशान धारा की जो फाइलें हैं, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है। अगर मुझे किसी हिंदू का मकान खरीदना है तो मुझे जाकर उसके लिए कलेक्टर में, पुलिस कमिश्नर में, हर जगह पर एक अर्जी देनी पड़ेगी मुझे। उसके बाद वो मुख्यमंत्री तक जाएगी वो फाइल, और मुख्यमंत्री तय करेंगे कि भाई वो हिंदू का मकान वो मुसलमान खरीद सकता है या नहीं, या उस मुसलमान का मकान वो हिंदू खरीद सकता है या नहीं, ये मुख्यमंत्री तय करेंगे। ऐसी फाइलों का अंबार भरा पड़ा है कलेक्ट्रेट के अंदर। मेरे खुद के कई परिचित के जानने वाले लोग हैं जिन्होंने मकान खरीदा 2016 में, 2014 में, 2015 में। आज तक उनकी फाइलें, जो अशांत धारा हटाने के लिए एक फाइल होती है, जैसे आपने फॉर्म भरा, परमिशन गवर्नमेंट देगी, वो फाइलें 8-8 साल तक, 10-10 साल तक दबी हुई पड़ी हुई है। कोई इस पर सवाल करने वाला नहीं है। बीजेपी का एक विधायक हुआ करता था, बाबू जमुना। इसी तरह की एक बिल्डिंग थी, उसके ऊपर उसने अपना पूरा कॉम्प्लेक्स वगैरह, सारा आलीशान महल वगैरह बना लिया। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उस पर बुलडोजर चलाया जाए, तोड़ा जाए। आज तक उसे नहीं तोड़ा गया। क्यों? क्योंकि बाबू जमुना वो बीजेपी के विधायक थे, इसलिए। जबकि अभी एक हफ्ते पहले अहमदाबाद के रखियाल के अंदर एक मस्जिद थी, मदनी मस्जिद, उसको शहीद कर दिया गया। और ये कहा गया कि भाई जो मस्जिद है, उसका जो पहला फ्लोर आपने जो एक जो फ्लोर चढ़ाया है ऊपर, पहला मंजिला, वो इनलीगल है। उसकी आपने बीयू परमिशन नहीं ली है। बिल्डिंग यूसेज परमिशन जो होती है वो नहीं ली, इसलिए आकर मस्जिद को शहीद कर दिया। अब मस्जिद के लोगों का यह कहना है कि हम ऑलरेडी अपील कर चुके हैं कि भाई हमें जो है इसकी परमिशन दी जाए। गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर आपको ऐसे 50,000 मकान ऐसे मिलेंगे बीजेपी के नेताओं के और व्यापारियों के, जिन्होंने अपने घर के बाहर 40-40 फुट का कब्जा कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है। वो इनको याद नहीं आएगा, लेकिन मस्जिद की उनको परेशानी हो गई। पहले कहा गया कि भाई मस्जिद का जो एक फ्लोर इनलीगल है, सिर्फ उसी को हम तोड़ेंगे। सुबह सुबह 6 बजे बुलडोजर आ जाते हैं, पुलिस पूरी बंदोबस्त वहां पर लग जाता है। मस्जिद के नीचे ग्राउंड फ्लोर की दीवारों को भी तोड़ा जाता है। मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर में जो वजू खाना बना हुआ है, उसको भी तोड़ा जाता है, जो कि लीगल था। फर्स्ट फ्लोर के नाम ने आपने पूरी मस्जिद को तहस नहस कर दिया। मैंने मस्जिद के मौलाना से बात की तो मौलाना ने मुझे कहा कि सहल भाई, हम तो ये सोचते थे कि मस्जिद बिल्कुल सड़क पर है, जुमा के दिन भीड़ ज्यादा हो जाती है, सड़क पर लोगों को अगर नमाज पढ़नी पड़ेगी तो आने जाने वाले हिंदू भाइयों को और सबको परेशानी होगी। इस वजह से हमने मस्जिद के ऊपर एक फ्लोर और चढ़ाया ताकि लोग यहां पर नमाज पढ़ लें। तो यानी मुसलमान को तो इस तरीके से दबा कुचला बना दिया गया कि आप रोड पर नमाज पढ़ नहीं सकते। मस्जिद अगर आप बड़ी करना चाहते हैं तो आप वो भी बड़ी नहीं कर सकते। भाई एक ही फ्लोर की आपको अगर परमिशन देनी है तो क्यों नहीं दे सकते आप परमिशन? जबकि उस मस्जिद के बिल्कुल बगल में बीजेपी नेता के बेटे का बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स जो है वो 3-4 फ्लोर का बना हुआ है। तो उसके बाद भी आपको ये तो इनका ये साफ पता चलता है ना कि किस तरह का गुजरात मॉडल है इनका। तो मुसलमान को जो है वो डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट के नाम पर और हेरिटेज सिटी के नाम पर पूरा 50 साल पीछे धकेल दिया गया है। दूसरा, फिर ये कहते हैं कि मुसलमान अतिक्रमण करते हैं। जैसा मैंने बताया कि मैं अपने यहां पर फ्लैट में ऊपर 2 फ्लोर नहीं चढ़ा सकता, क्योंकि ये हेरिटेज सिटी है, यहां पर परमिशन नहीं मिलती है 4 फ्लोर से ज्यादा। अब मैं पड़ोस में कोई मकान खरीद नहीं सकता हूं। अब मेरे पास में, अहमदाबाद के मुसलमानों के पास में एक ही ऑप्शन बचता है, जो सबसे ज्यादा प्रचलित एक बहुत पॉपुलर इलाका हुआ था, जुहापुरा। अहमदाबाद का जुहापुरा एक इलाका है जहां पर तकरीबन 5 लाख मुस्लिम रहते हैं। हमारे जो गृह मंत्री है देश के, अमित शाह, वो उसी इलाके से जीत कर आते हैं, जो वेजलपुर, गांधीनगर का जो इलाका है, उसी लोकसभा क्षेत्र में वेजलपुर और जुहापुरा और सरखेज का इलाका भी आता है। अब मुसलमानों को जो अहमदाबाद में नहीं मकान खरीद सकते हिंदू और डिस्टर्ब एरिया एक्ट की वजह से, उनको बेचारों को जाना पड़ता है जुहापुरा इलाके में रहने के लिए। और जुहापुरा जो है वो 80% इलीगल बना हुआ है। वहां पर बिल्डिंगें बनती है 10-10 फ्लोर की, लोग रहने आते हैं, 1 महीने के अंदर वहां पर बुलडोजर आ जाता है, लोगों को सड़क पर आ जाना पड़ता है। तो आप जो बात करते हो विकास की, सबका साथ सबका विकास, तो क्या आपको कभी नहीं हुआ कि जुहापुरा के अंदर जहां 5 लाख मुसलमान रहते हैं, क्या वहां पर कुछ अच्छी एक टीपी स्कीम बनाई जाए, मुसलमानों का वहां पर आसान किया जाए? वहां के मुसलमानों के वहां पर घरों में पानी तक नहीं आता है। उन लोगों को आज भी पानी पीने के लिए बाहर जाकर वो जो गाड़ी आती है सरकारी टैंक, उनमें से पानी लाना पड़ता है। ये मैं अहमदाबाद की बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं गुजरात के गृह मंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह के लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं। और दूसरा, अभी 3 दिन पहले
बनासकांठा के अंदर 2 हिंदू बच्चे बेचारे तालाब में डूबकर मर गए। क्यों मर गए वो? क्योंकि वहां पर घरों में पानी नहीं आता है। वो बच्चे तालाब से पानी पीने का लेने गए थे, उनको पीने का पानी तालाब से लाना पड़ता था। यह हाल है गुजरात मॉडल का। तो हिंदू जो खुश हो रहे हैं कि हाँ भाई मुसलमानों को सीधा कर रहे हैं, अब्दुल का स्क्रू टाइट हो रहा है, लेकिन ये अब्दुल का स्क्रू टाइट करने के चक्कर में उनके खुद के घुटने जो घिस गए, जो छिल गए, अब वो चलने के लायक नहीं रह रहे हिंदू। इस बारे में उनको सोचना चाहिए और पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के लोगों को समझना चाहिए कि गुजरात का डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट क्या है। क्यों आए दिन, क्यों दूसरे राज्यों में से खबरें क्यों नहीं आती है कि भाई वहां पर ऐसा हो गया मुसलमान के साथ, वहां पर ये जो खबरें हैं ये सिर्फ आपको गुजरात और महाराष्ट्र और खासकर मुंबई, और मुंबई से भी इसलिए आती है ये खबरें क्योंकि मुंबई का जो हिंदू है वहां पर जाकर देखिए आप 40% गुजराती जो हिंदू है वो मुंबई में जाकर बसा हुआ है। उसने वहां का भी माहौल खराब कर दिया है। मैं खुद गुजरात का मुसलमान हूं, मुझे कहते हुए बड़ी शर्म आती है मुझे कि गुजरात के नाम पर इतना घटिया, इतनी नफरत फैलाई जा रही है गुजरातियों की तरफ से। भगोड़ा कौन तो बोले गुजराती, नफरत कौन फैला रहा है तो गुजराती। तो ये इन्होंने इतना बदनाम कर दिया है गुजरात को और गुजरात मॉडल को। हकीकत में इसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए। और जो अभी 240 पर आ गई है, तो इस तरह की खबरें जब और सामने आएगी तो मुझे लगता है आगे भी ये 200 के अंदर भी निपटेंगे आने वाले वक्त में फिर ये लोग। अच्छा, सहल साहब, आपने जो बताया कि हिंदू भी नहीं बेच सकता मुसलमान को, यानी इस तरह से विक्टिम तो हिंदू भी हुआ। हिंदू अगर एक जगह अपनी प्रॉपर्टी बेच करके कहीं दूसरी जगह जाना चाहता है या छोटा मकान बेच करके कहीं बड़ा मकान जाकर के बनाना चाहता है, वो भी नहीं जा सकता। तो ये तो कोई सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं, तो दोनों के लिए तकलीफ की बात है। नहीं देखिए, इसमें ये सूट बूट वाली सरकार है। जो हिंदू अगर जाना चाहता है तो हिंदू के पास में ऑप्शन है। जो न्यू अहमदाबाद बना, आप ये समझिए कि ऐसा कर दिया अहमदाबाद के अंदर एक ऐसा पूरा जमीन, एक लैंड है अगर, तो उसका 80% हिंदुओं को दे दिया गया है कि भाई आप यहां पर डेवलप करिए। सिर्फ 10% मुसलमान के पास में है, जिसमें से 5% पुराने अहमदाबाद के अंदर है हेरिटेज सिटी में, और बाकी 5% आपको जुहापुरा में दिया गया है। अगर हेरिटेज सिटी से निकलकर कोई हिंदू जाना चाहता है तो उसके पास में बहुत सारे इलाके हैं, उसके पास में हद से ज्यादा अनगिनत इलाके हैं जहां पर जाकर वो रह सकता है। लेकिन ऑप्शन तो उसके पास में है, मुसलमान के पास तो ऑप्शन नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें विक्टिम हिंदू है। मेरे पास में एक, मैंने पहले भी ये वाकया बताया था कि एक चाचा थे, हिंदू अंकल हैं एक, वो ऑटो चलाते हैं, 64 के आसपास उनकी एज होगी। उनका एक ही बेटा है, उनकी पत्नी को कैंसर हो चुका है। वो हेरिटेज सिटी वाले अहमदाबाद में रहते हैं, मुसलमानों के बीच रहते हैं, बड़े सुकून से रहते हैं वो। आज तक कोई तकलीफ उनकी नहीं, उनकी दुख में हर जगह मुसलमान साथ में रहते हैं उनके। उन्होंने मुझे कहा कि मैं बहुत परेशान हूं। मैंने कहा क्यों, आपको क्या किसी अड़ोस पड़ोस में तकलीफ? उन्होंने कहा नहीं नहीं, अड़ोस पड़ोस तो बहुत अच्छे हैं, सारे मुसलमान मेरा बहुत साथ देते हैं, हरी बीमारी में हर जगह मेरे साथ में खड़े रहते हैं वो लोग। लेकिन मेरी बीवी को कैंसर हो गया है, मैं अकेला हूं और मेरे बेटे की शादी करनी है मुझे। जो भी लड़की वाले आते हैं देखने के लिए, वो ये कहते हैं तुम तो मुल्लाओं के इलाके में रहते हो, तुमको हम लड़की नहीं देंगे, हमारी लड़की को मुल्लाओं के इलाके में नहीं भेजेंगे, मुस्लिम इलाके में नहीं देंगे हम। ये माइंड डेवलप किया है नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं का गुजरात में। ये असल में गुजरात मॉडल है जो पूरे देश में लागू किया था इन्होंने 2014 में और 2019 में। उन अंकल से मैंने कहा तो आप एक काम करिए, फिर इस मकान को आप कैसे क्या करेंगे, आप कहीं और रहने चले जाइए आप। तो फिर वही होता है कि भाई डिस्टर्ब एरिया एक्ट बेचने के लिए निकाला, कोई हिंदू तो लेगा नहीं वहां पर, और मुसलमान ले नहीं सकता क्योंकि डिस्टर्ब एरिया एक्ट है, फाइल अटक जाएगी, पैसा वैसा अटक जाएगा। मैंने उनसे कहा एक काम करिए आप, वो ऑटो चलाते हैं बेचारे, क्या करेंगे, उनका बेटा भी मजदूरी करता है। मैंने कहा एक काम करिए आप किसी और आपके इलाके में जाइए, वहां पर आप किराए का मकान ले लीजिए। उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो दूसरे इलाके हैं वो बहुत ही डेवलप्ड इलाके हैं, वहां पर 15,000 10,000 से कम में कोई मकान मिलेगा नहीं मुझे, अगर छोटा से छोटा मकान मिलूंगा। अब मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, मैं मकान का किराया भरूंगा या मैं अपनी बीवी का इलाज कराऊंगा या मैं क्या करूंगा उसमें, और मकान। फिर मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा एक काम करिए, आपका जो पुराना मकान जो मुस्लिमों के मोहल्ले में है आप उसको किराए पर दे दें, और आप जाकर दूसरे उसी पैसों से आप दूसरी जगह पर मकान किराए पर ले लें। उसमें भी उसको बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू संगठनों के लोगों ने धमकी दे दी कि तेरा मकान तो किसी मुसलमान को किराए पे नहीं देगा। अब आप सोचें कि वो बेचारा हिंदू कितना ज्यादा प्रताड़ित है इस डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट से। तो ऐसे तो कई सारे मामले हैं, कई सारे हिंदू बेचारे जो बेचना चाहते हैं मकान लेकिन नहीं बेच पाते। अच्छा, ये जो डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट जो लगाया है, कांग्रेस के जमाने में लगाया, किसके जमाने में, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता,
लेकिन इस वक्त डिस्टर्ब्ड एरिया ये क्यों है कानून की नजर में? कौन से कभी झगड़े फसाद, मतलब 2002 में 3 महीने सरकार ने चलाया था, उसके अलावा तो, या उससे पहले 80 की दहाई में कभी कुछ होते थे फसादात। मैं भी कई बार आया हूं आपके अहमदाबाद वगैरह कवर करने के लिए। लेकिन वैसे नॉर्मल दिनों में, नॉर्मल बरसों में ये डिस्टर्ब्ड एरिया क्यों? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया काज़मी साहब। ये सवाल गोदी मीडिया के पत्रकारों को मोदी और अमित शाह से पूछना चाहिए कि आप ढोल पीटते हो कि हमने दंगे नहीं होने दिए, हमने ये नहीं होने दिया, तो फिर आपने खुद ने डिस्टर्ब्ड एरिया कैसे रहने दिया अपने इलाके को आपने? आप खुद अपने कानून के तहत आप खुद मानते हैं कि हाँ भाई, गुजरात जो है वो डिस्टर्ब्ड एरिया है। तो सरकार तो खुद मान रही है ना, अगर डिस्टर्ब एरिया नहीं होता तो सरकार हटा देती इस कानून को। क्यों नहीं हटा रही सरकार? क्योंकि सरकार खुद मानती है। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे अहमदाबाद के अंदर काज़मी साहब कई इलाके ऐसे हैं, सिर्फ एक सड़क क्रॉस करने का बस वो है। हम्म, जैसे आप साउथ एक्स का जो इलाका है दिल्ली का, हम्म, एक तरफ साउथ एक्स पार्ट 2 है, एक तरफ साउथ एक्स पार्ट 1 है। हम्म, अहमदाबाद के अंदर ऐसे कई सारे इलाके हैं, सिर्फ एक सड़क का फर्क है हम्म, कि साउथ एक्स पार्ट 2 के अंदर मान लीजिए मुसलमान रहते हैं, साउथ एक्स पार्ट 1 में हिंदू रहते हैं। दोनों जगह पर आमने सामने 10-10 मंजिले की बिल्डिंगें बनी हुई है। बिल्कुल एक जैसी बिल्डिंग दिखने में, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, सारा मटेरियल हर चीज एक ही है दोनों के अंदर। लेकिन आप एक दूसरे के मकान तो खरीद नहीं सकते हैं। लेकिन वो हिंदू जो आशियाना बनाना चाहता है, खरीदना चाहता है, उसको हिंदू के इलाके के अंदर 25 से 30 लाख के अंदर बेहतरीन फ्लैट मिल जाएगा। और वही फ्लैट मुस्लिम इलाके के अंदर अगर आपको लेना है तो कम से कम 80 लाख रुपए में मिलेगा। यानी इस तरह का निजाम बनाया गया है कि हिंदू भाई अपना आशियाना, हर इंसान का ख्वाब होता है कि उसका खुद का अपना आशियाना हो। तो जो हिंदू होते हैं उनके लिए अपना आशियाना खरीदना बहुत आसान है। मुसलमानों के लिए आशियाना खरीदना भी आसान नहीं है और मुसलमानों के लिए अपना आशियाना बनाना भी आसान नहीं है। इस तरह का निजाम जो है गुजरात मॉडल बनाया गया है। जो फ्लैट आपको हिंदू इलाके में मिल रहा है 25 लाख रुपए में, 10 कदम रोड क्रॉस करके आप आइए मुस्लिम इलाके के अंदर, किसी मुसलमान को लेना है तो वही फ्लैट आपको 80 लाख रुपए में मिलेगा। ये अहमदाबाद की ये चीजें हैं। यही वजह है कि मुसलमान मकान खरीद नहीं सकता, यहाँ पर किराए के मकान में रहता है, इनलीगल जाए के जगहों पर बेचारा रहता है। और फिर वहां पर यह बदनाम किया जाता है कि भाई मुसलमान जो है वो अतिक्रमण करते हैं सरकारी जमीनों पर। जिस मस्जिद को शहीद किया गया उसमें भी म्यूनिसिपालिटी ने यही कहा कि गैर कानूनी मस्जिद है, ये अतिक्रमण किया हुआ मस्जिद है। तो जो हिंदू भाई समझते हैं उनके दिमाग में ये लगता है, अरे देखा ये मस्जिद उन्होंने हिंदू सरकार की जमीन पर कब्जा करके बना ली, जबकि वो मस्जिद अपनी खुद की जमीन की मालिकी पर बनी हुई थी। हम्म, और फिर ये दिखाने की कोशिश की जाती है काजमी साहब कि नहीं नहीं, मोदी जी तो मंदिर भी तो तोड़ रहे हैं ना, सिर्फ मस्जिद थोड़ी तोड़ते हैं मोदी जी। देखिए, मोदी जी की दिखाने की और जो इनकी मार्केटिंग है ना, बड़ी जबरदस्त है। जो मस्जिद अपनी खुद की जमीन पर है उसको आप तोड़ रहे हो, उसका एक माला इनलीगल बताकर। जो मंदिर जो सरकारी जमीन पर है, जो टूटना ही चाहिए अगर सरकारी जमीन पर है तो ये दिखाने की कोशिश करते थे कि हमने मस्जिद भी तोड़ा, हमने मंदिर भी तोड़ी। अरे भाई, आपने जो मंदिर तोड़ा वो तो सरकारी जमीन पर था, वो बाकायदा गैर कानूनी था। मस्जिद तो अपनी जमीन पर थी ना, वो क्यों तोड़ी आपने? हम्म, ऐसे हर जगह पर ज्यादातर यही चीज आपको देखने को मिलेगी। दूसरा, ये जब मस्जिद तोड़ी गई, शहीद की गई, मैंने 3 साल पहले अहमदाबाद के हेरिटेज सिटी के अंदर, अहमदाबाद के अंदर एक किला है जिसे भद्र का किला कहा जाता है। उस भद्र के किले के बिल्कुल बराबरी में एक पुराना एक मंदिर बना दिया गया। पहले तो मंदिर लोग कहते नहीं था, भद्रकाली माता का मंदिर। अब ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां पर भी कुछ हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं अगर, तो एएसआई का जिम्मा है कि भाई वहां पर आप कुछ भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते उस दीवार से लगाकर कुछ भी, पुरानी अगर इमारत है तो। लेकिन इस भद्र के मंदिर के बाहर 50 फुट का पूरा कब्जा किया गया, लोहे की बड़ी बड़ी एंगल्स लगाकर पूरा शेड बनाकर 50 फुट आगे पूरा मेन मार्केट है, रोड है, पूरा कब्जा कर लिया गया। और जो अहमदाबाद के म्युनिसिपल कमिश्नर का जो ऑफिस है वो यहां से आधा किलोमीटर दूर भी नहीं है। हम्म, लेकिन ये उनको नजर नहीं आया। क्यों नजर नहीं आया? क्योंकि जो गुजरात के गृह मंत्री हैं हर्ष संघवी साहब, वो इस मंदिर के अंदर माथा टेकने आते हैं। हम्म। मुख्यमंत्री साहब इस मंदिर के अंदर माथा टेकने आते हैं, इसलिए यहां पर इनको ये अतिक्रमण नजर नहीं आएगा। लेकिन मुसलमान का अगर जरा सा भी कुछ है तो वहां अतिक्रमण नजर आ जाएगा। तो ये दोहरा चरित्र तो ये जो इनका चल ही रहा है। और मैं तो शुरू से कहता हूं कि जितना ज्यादा मुसलमान परेशान हो रहा है, हिंदू भी उससे ज्यादा परेशान हो रहा है यहाँ पर अब। अच्छा, ये बात तो पूरे मुल्क की सतह पर भी ये बात कही जा सकती है कि जो मोदी जी की सरकार में
महंगाई और बेरोजगारी है वो सभी को बर्दाश्त करनी पड़ रही है, और उसमें बड़ी तादाद जाहिर है हिंदुओं की है, लेकिन बिल्कुल। कुछ वो गोबर खाने वाले और पेशाब पीने तक जाने वाले लोग जो हैं, उन्हें इसी में चैन है कि मुसलमान को बिल्कुल सीधा कर रखा है मोदी जी ने। असल लेकिन में अब वो एक जो आने वाले हाँ, लोग हैं काजमी साहब, वो असल में मार्केटिंग के चक्कर में फंस गए। हाँ, उनसे ये कहा गया कि ये च्यवनप्राश है, खाइए आप, वो गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाए जा रहे हैं। तो जी, उनको जी, पता ही नहीं चल रहा है कि हम च्यवनप्राश को हम गोबर को हम च्यवनप्राश समझ के खाए जा रहे हैं, और इसीलिए बिल्कुल। उनकी सेहत के साथ में खिलवाड़ होता जा रहा है। तो हाँ, जब सेहत के साथ में खिलवाड़ उसमें होता है, उसमें फिर आप उसमें उसका इलाज नहीं करते हो, तो फिर कब्र ही आपका आखिरी वो होता है फिर। हाँ बिल्कुल, ये जो ब्रेन वॉश कर दिया गया ना, दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर दो और जैसे हम कह रहे हैं वही उसी पर चलो। अच्छा, अब मैं एक सवाल आखिरी करना चाहता हूं। मोदी जी की कुछ तस्वीरें गुजरात के मुसलमानों के साथ पब्लिसाइज की गई थी। वो शायद बोरा मुसलमान हैं या कौन लोग हैं मुझे नहीं मालूम, आप ज्यादा बेहतर अंदाज में बता सकते हैं। तो और दाऊदी बोहरा। और वो लोग मुल्क के बाहर भी, हमें ऐसी इत्तला है कि मजहबी जो सफर पे लोग जाते हैं, वहां से हमें कहीं ने बताया कि बोरा लोग कहते हैं कि साहब हम तो मोदी जी के साथ हैं, और मोदी जी से जब हम मिलते हैं उनसे कहते हैं हमें क्या करना है, तो मोदी जी कहते हैं कि कुछ नहीं, आप हमें गाली दो कोई बात नहीं, वही ठीक है। लेकिन लेकिन ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, मोदी जी भी इस बात को कहते हैं। तो ये वो कौन लोग हैं जो मोदी जी से अच्छे ताल्लुकात का, इन तमाम मजालिम के बावजूद ताल्लुकात पर फख्र करते हैं? वो कौन से मुसलमान हैं? देखिए, ये दाऊदी बोहरा इन्हें कहा जाता है, शिया कम्युनिटी का ये तबका है, ये एक ताल्लुक रखते हैं शिया कम्युनिटी से, और दाऊदी बोहरा हैं ये। और जब 2002 के अंदर गुजरात में जब दंगे हुए थे, एहसान जाफरी जिसे कहा जाता है, कहते हैं वो भी वही थे। हम्म, और उसके बाद में, क्योंकि ये जो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी है, एक तरह से देखा जाए काज़मी साहब, तो ये वैसे ज़ाती तौर पर मैं उनसे कहूँगा बहुत सीधे लोग होते हैं ये। हम्म, इनको सिर्फ़ अपने बिज़नेस से मतलब होता है, किसी के साथ में बहसबाज़ी या इन चीज़ों में ये लोग कभी भी नहीं पड़ते हैं। गुजरात दंगों के, अच्छा, दूसरा इनमें ये भी कहा जाता है कि इनके जो बड़ा मौलाना जो होते हैं इनके, हम्म, ये उनके कहने के बिना, उनके उनसे माने बिना या उनसे पूछे बिना एक कदम भी इधर से उधर नहीं रखते हैं ये लोग। हम्म, तो इनका तो जो पूरे इन वोहरा कम्युनिटी का, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, इनके वोटों का सौदा जो है वो इनके मौलाना साहब ही कर देते हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है। हम्म, कि जब गुजरात दंगे हुए थे तब ये खबर आई थी कि गुजरात में जो वोहरा कम्युनिटी के जो मेन सबसे बड़े जो इनके मौलाना थे, वो आके नरेंद्र मोदी से मिले थे, और उन्होंने नरेंद्र मोदी को बहुत पैसा वगैरह दिया था, उनको चेक वगैरह दिया था मुख्यमंत्री उसके अंदर। और आज भी आप देखिए कि वोहरा कम्युनिटी की तरफ से बीजेपी की गुजरात की सरकार को अच्छा खासा पैसा चंदे के तौर पर दिया जाता होगा। नरेंद्र मोदी का जो बिज़नेस का जो मॉडल रहा है, वो साफ कहते हैं मैं तो व्यापारी हूँ। तो जो व्यापारी है वो उनके साथ में जाकर जुड़ जाए, जिसका ज़मीर ज़िंदा नहीं है, वो जाकर जुड़ जाए उनके साथ में। दूसरा, इन वोहरा कम्युनिटी के बारे में बीच में वीडियो भी आए थे, इनकी मस्जिद के अंदर ये मोदी है तो मुमकिन है के नारे लगा रहे थे। इन्हीं वोहरा कम्युनिटी के कई सारे वीडियो आते हैं कि जो जैनों के जो साधु रहते हैं, जो संत जो बिल्कुल नंगे रहते हैं, कपड़े नहीं बदलते हैं, ये वोहरा कम्युनिटी के लोग अपने सर पर टोपी है, दाढ़ी है, और जाकर उसके सामने झुक रहे, नमन कर रहे हैं उस नंगे साधु के सामने। तो उनसे तो हम क्या तवक्को रख सकते हैं उन वोहरा कम्युनिटी से तो। दूसरा, अब आप सोचिए कि अहमदाबाद के अंदर सुन्नी वक्फ बोर्ड है। अब भाई सुन्नी वक्फ बोर्ड में सुन्नी ही तो कोई होना चाहिए, वहां का बोर्ड का अध्यक्ष जो भी बनाते हैं आप। अब बिल्कुल। उसमें आपने एक वोहरा कम्युनिटी के सज्जाद हीरा को लाकर बिठा दिया आपने। तो जब ऐसे मलाई आप उनको देंगे, जब उनके बिज़नेस के सारे काम आप आसान कर देंगे, तो सीधी बात है, आज गुजरात के अंदर बीजेपी नेताओं से आप मिलने जाइए, आप बोले मेरा नाम मोहम्मद है, तो बाकायदा वो बीजेपी का नेता आपको पूछेगा, आप वोहरा मुसलमान हो या सुन्नी मुसलमान हो? यानी हम्म, कि आप वोहरा मुसलमान हो तो आप हम आपको गले लगाने के लिए तैयार हैं। अगर आप हम्म, सुन्नी मुसलमान हो तो आप हम आपको गले नहीं लगाएँगे। तो हम्म, काम इस तरीके से होता है। जो वोहरा कम्युनिटी जो है, ज़्यादातर ये एक बिज़नेस में है, प्रोडक्शन वगैरह के बिज़नेस में इनकी फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं। तो नरेंद्र मोदी इनकी फैक्ट्रियों को बहुत आराम से चलने देते हैं। तो इस वजह से, ये बिज़नेस की वजह से ये लोग पूरा इनके साथ में जमे हुए हैं। तो ये है, यानी कारोबार के लालच में वो किसी के भी साथ हो जाते हैं। इसका नतीजा ये हुआ, चाहे मोदी हो चाहे फिर कोई कल कोई कांग्रेस का भी आ जाए, तो वो उसके साथ ही जुड़े रहेंगे। एक और वो बात आज़मी साहब, एक और बात मुझे ये कहनी थी, क्योंकि कई ऐसे जो लोग हैं जो मोदी की और अमित शाह की और गुजरात बीजेपी की गुड बुक में जो शामिल हैं, जो मुसलमान, हाँ, जो गुजरात के बाहर के मुसलमानों को गुमराह करते हैं। वो कहते हैं कि देखिए,
2002 के बाद में गुजरात का मुसलमान बहुत आगे बढ़ा है, बहुत तरक्की हुई है मुसलमान की। क्यों भाई, बिहार का मुसलमान आगे नहीं बढ़ा क्या? दिल्ली का मुसलमान आगे नहीं बढ़ा क्या? 25-30 साल के अंदर मुसलमान आगे बढ़ रहे हैं, तो वो तो हर राज्य में बढ़ रहे हैं। इसमें मोदी का या बीजेपी का कुछ रोल नहीं है यहाँ पर कि भाई मोदी की वजह से ये आगे बढ़े हैं। मुंबई का भी मुसलमान बहुत आगे बढ़ा है, दिल्ली के अंदर मुसलमान बहुत आगे बढ़ गए हैं, बिहार के अंदर, पटना के अंदर मुसलमानों ने आलीशान बंगले कोठियां बना ली है, तो क्या मोदी गए थे वहां पर बनवाने? तो ये तो भ्रम वाली बात है, और विकास तो प्रकृति का नियम है। और गुजरात के बारे में ये कहा जाता है काज़मी साहब कि गुजरात वो पैसों की धारा वाला राज्य है कि यहाँ पर किसी गधे को भी मुख्यमंत्री बना दोगे ना, तो पैसे की धारा बहती रहेगी यहाँ पर। तो ये कुछ लोग हैं जो बिना वजह बाहर के राज्यों के मुसलमानों को कहते हैं कि नहीं नहीं, गुजरात का मुसलमान तो गुजरात दंगों के बाद में ज्यादा अच्छा हो गया है। कोई ऐसा कुछ नहीं है, हर राज्य का मुसलमान तरक्की कर रहा है, सबके मुसलमानों के पास में अपनी स्किल है, उस मुताबिक काम कर रहे हैं। जॉब में तो आज भी मुसलमानों के साथ में सौतेला बर्ताव गुजरात में भी होता है, जॉब पे रखा नहीं जाता है मुसलमानों को। और मैंने खुद ने अपना भी कई बार वाक्य सुना है इससे कि बाकायदा यहाँ पर, और यहाँ तो क्या, आप तो ये गुजरात मॉडल में दिल्ली के अंदर बीजेपी के जो एमपी थे प्रवेश वर्मा, उन्होंने भी खड़े होकर कहा था कि मुसलमानों के साथ में व्यापार न किया जाए, मुसलमानों का बॉयकॉट किया जाए। तो ये गुजरात मॉडल ही तो था, गुजरात से तो शुरू होकर आया था सारा ये। तो ये तो अब देश की जनता को और खासकर हिंदू भाइयों को इस बारे में सोचना है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि अब्दुल को 1000 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है तो आपको 400 रुपए में मिल रहा है, आपको भी 1000 मिल रहा है। ये चीजों को थोड़ा लोगों को भी समझ, उसे उसे समझने की जरूरत है। वो असल में लोग भूल जाते हैं सन 2002 में जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, 3 महीने तक फसाद चला। और मैं तो अक्सर उसे इस तरह से कहता हूं कि कांग्रेस के जमाने में भी बहुत से फसादात हुए, कराए गए या हुए या जो भी हुआ, उसमें आमतौर पर हमने बहुत फसादात कवर किए हैं पत्रकार के तौर पर। होता यह था कि 2-4 दिन हुआ और उसके बाद ठंडा कर दिया, और 2-4 दिन के लिए यूपी में कहा जाता था पीएससी को खुली छूट दे दी, फिर वो रोक दिया, नहीं 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 नहीं। लेकिन यहां तो 3 महीने लगातार चलाया गया। ये बिल्कुल सरकार उसमें इन्वॉल्व ना हो, कोई वजह नहीं है। और उसके बाद भी अगर अपने आप को शरीफ बताने की कोशिश करें और ये कहें कि हमने कोई जुल्म नहीं किया, तो ये सिर्फ धोखा देने की बात हो सकती है। लाइन थोड़ा सा आपका वक्त थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही कि सरकार की उसके बिना दंगे नहीं हो सकते। देखिए, आपको हैरानी की बात बताऊं कि एक बाबू बजरंगी था गुजरात दंगों के दौरान, वो जेल में भी गया। अब ये कानून पर भी, हालांकि हमको न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठाने हैं, लेकिन ये सवाल खुद ब खुद उठता है कि बाबू बजरंगी को सजा हुई, वो जेल में गया, लेकिन उसी बाबू बजरंगी ने जिस इंटरव्यू के लिए उसको सजा हुई, जिस स्टिंग ऑपरेशन में उसने कही थी सारी चीजें, उसी स्टिंग ऑपरेशन में वो नरेंद्र मोदी का नाम ले रहा था कि नरेंद्र मोदी साहब ने हमको बचाया, बीजेपी के फला फला नेता वहां पर आए थे, मोदी साहब ने हमको बोला कि हाँ साफ कर दो मुसलमानों को, ये तमाम चीजें। तो हैरानी की बात है कि उस इंटरव्यू की उस बात को नहीं माना कोर्ट ने, दूसरी बातों को मान लिया, बाबू बजरंगी को सजा दे दी गई। तो ये तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या है। और अदानी साहब के बारे में ये कहा जाता है कि उस दौर से अदानी साहब मोदी साहब को पूरा फीडिंग कर रहे हैं, तो इसलिए वो उनका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। तो दोनों एक दूसरे की बैसाखी पर, पहले ये अदानी अंबानी की बैसाखी पर थे, अब ये नीतीश और चंद्रबाबू की बैसाखी पर आ गए हैं। जी जी जी। और ये बैसाखी कब तक चलेगी ये वक्त बताएगा। और अब तो ऐसा लगता है कि इस बैसाखी में भी लालच और खौफ, ये दोनों चीजें साथ आ गई हैं। नहीं तो आमतौर पर कहा जाता है कि या तो आदमी डर के आता है या लालच में आता है, यहाँ तो लालच और खौफ दोनों एक साथ आ गया। ना मालूम ये कितने दिन तक तिगड़ी चलेगी, आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सहल कुरैशी साहब, आपने बहुत ही तफसील से बताया कि गुजरात में असल गुजरात मॉडल के मानी क्या हैं, और डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट लगातार लगा हुआ है, और उसी के तहत कितने लोग उसमें एक तरह से पिस रहे हैं मुसलसल। ये एक समाजी तौर पर बहुत बड़ा कर्स, और जिसे कहना चाहिए बहुत ही जुल्म है कि अगर कोई अपना मकान बेच करके कहीं जाना चाहे तो वो नहीं जा सकता, कोई खरीदना चाहे तो खरीद नहीं सकता। सरकार एक तरह से पंगा बनी हुई खड़ी हुई है सामने। ये पूरे समाज की तरक्की की रुकावट का इंतजाम किया गया, और ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए चॉइस बहुत कम है, उनके लिए ज़्यादा मुश्किलात हैं। ये बात आपने बताई। और आपने ये भी बताया कि ये जो बोरा कम्युनिटी है, जो शिया, मैं समझता हूँ वो बोरा जो इस्माइली शिश इमामी जिसे कहते हैं वो हैं, या कुछ, या इस्माइली नहीं, वो नहीं, हाँ इस्माइली वो ये अलग होती शिया, है। हाँ ये शिया कम्युनिटी है। हाँ हाँ, तो ये एक बड़े अजीब अफसोस की बात है ये। और
कहाँ कहाँ लोग कितना कंप्रोमाइज कर जाते हैं अपने ज़मीर के साथ, अपने ईमान के साथ, ये बहुत ही अफसोसनाक है। अपने सामने जुल्म होता देखो और जालिम के साथ बैठे रहो। क्या ज़मीर और ईमान कहाँ रहा, क्या रहा, ये सबको गौर करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सैल कुरैशी साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।